जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। हम कर रहे थे राजस्थान जीके, जिसकी एक कंप्लीट सीरीज, जिसके अंदर इतिहास, पॉलिटिकल साइंस, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और आपके इकोनॉमिक्स और करंट अफेयर, ये तमाम सब्जेक्ट के क्वेश्चन जो एक टेस्ट सीरीज के तौर पर ले लीजिए, चाहे आप अपना रिवीजन ले लीजिए या जो बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए ये एक फेमिलाइजेशन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, जो आपके राजस्थान की सभी प्रकार की भर्तियां, चाहे वो आपकी राजस्थान पुलिस हो, चाहे आने वाली राजस्थान पुलिस की वैकेंसी हो, चाहे रीट हो, चाहे एलडीसी, पटवार, ग्राम सेवक, चाहे और कोई भी वैकेंसी हो, A to Z क्लास की सभी वैकेंसी के अंदर ये समान रूप से उपयोगी है। जो क्वेश्चन काफ़ी टाइम से रिपीटेड हो रखे हैं और आगे भी ये आने की पूरी संभावनाएं हैं। तो आप बने रहिए इस सेशन के लिए और इस क्लास के लास्ट तक, अंत तक, ताकि आप यहाँ से अच्छी खासी अपनी तैयारी कर सकें, यहाँ से सीख सकें और आप अपना पेपर के अंदर या अपनी तैयारी के अंदर उम्दा जो आप एक अच्छा इम्प्रूवमेंट है वो यहाँ पर आप देख सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की हमारी इस क्लास का पहला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 46 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कितने वर्षों के अंतराल के पश्चात जनगणना की जाती है। तो भारत के अंदर जो जनगणना की जाती है ये कितने वर्षों के अंतराल में की जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए है 10, बी में है 11, सी में 12 और डी में 9। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 10 साल के अंतराल पर हमारे भारत के अंदर जनगणना की जाती है। तो भारत में जनगणना की शुरुआत सबसे पहले 1872 ईस्वी के अंदर की गई थी। 1872 ईस्वी के अंदर लॉर्ड मेयो के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? लॉर्ड मेयो के द्वारा। और ये भारत में क्रमबद्ध जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1881। यानी कि रेगुलर एक श्रेणीबद्ध या क्रमबद्ध रूप से भारत के अंदर जनगणना है वो 1881 से शुरू हुई थी और सबसे पहले जनगणना की शुरुआत 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के द्वारा की गई थी। और 1881 के अंदर इस जनगणना की शुरुआत लॉर्ड रिपन के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा। अगर आपको पूछा जाए क्रमबद्ध रूप से भारत के अंदर जनगणना की शुरुआत कब हुई? 1881 में लॉर्ड रिपन के काल में, और सबसे पहले जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। और 10 वर्ष के अंतराल पर भारत के अंदर ये जनगणना है वो की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 47 है, वन नीति के अनुसार कितना प्रतिशत वन क्षेत्र है वो वनों से आच्छादित है या वनों का आवरण से घिरा हुआ है या होना चाहिए वन नीति के अनुसार। तो ऑप्शन ए है 20%, बी में है 33%, सी में 25% और डी में 15%। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 33%। वन नीति के अनुसार कितना प्रतिशत क्षेत्र है वो वनों से आच्छादित या आवृत होना चाहिए? 33%। भारत में सर्वप्रथम 1984 के अंदर वन नीति बनाई गई थी। आपके एग्जाम के अंदर पूछा जाए तो 1894 ईस्वी के अंदर भारत के अंदर सबसे पहले वन नीति बनाई गई थी और जिसका उद्देश्य राजस्व प्राप्ति एवं वनों का संरक्षण था। आज़ादी के बाद 1952 के अंदर, आज़ादी के बाद में 1952 में राष्ट्रीय वन नीति घोषित की गई, जिसके अनुसार 33% भूभाग के ऊपर वन होने चाहिए या वन है वो आवश्यक प्रतिपादित की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 48। गेवियलिस यानी कि घड़ियाल, गेविलियस जिसको हिंदी में घड़ियाल बोला जाता है, ये बहुतायत में पाया जाता है। कहाँ पर सबसे ज़्यादा घड़ियाल या गेविलियस पाए जाते हैं? ऑप्शन ए गंगा में, बी गोदावरी में, सी कृष्णा में और डी कावेरी में। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, गंगा नदी के अंदर सबसे ज़्यादा घड़ियाल पाए जाते हैं। घड़ियाल है गंगा नदी में सबसे ज़्यादा। मछली खाने वाला मगरमच्छ भी कहा जाता है इसे। घड़ियाल को क्या कहा जाता है? मछली खाने वाला मगरमच्छ। यह मगरमच्छ जैसा सरीसृप होता है, घड़ियाल है वो मगरमच्छ की तरह ही सरीसृप होता है। जो मगरमच्छ होता है उसका मुंह इस टाइप से होता है, जिसके ये दांत होते हैं, और घड़ियाल है उसका मुंह आगे से ऐसा थोड़ा सा तीखा होता है। तो ये घड़ियाल और मगरमच्छ की पहचान है, तो आप ध्यान रखें। अगर आपके सामने भी अगर आए, कभी आप जू वगैरह में जाएं देखने के लिए, तो ये घड़ियाल और मगरमच्छ को पहचानने का तरीका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 49 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य की समुद्र तटीय सीमा सबसे छोटी है? यानी कि समुद्र के साथ में जो सीमा बनाते हैं राज्य, उनमें सबसे छोटी सीमा किस राज्य की है? ऑप्शन ए है पश्चिम बंगाल, बी में है मध्य प्रदेश, सी में गोवा और डी में उड़ीसा।
तो सबसे पहले तो हम यहाँ पर देखते हैं मध्य प्रदेश और उड़ीसा है, इनकी कोई भी बाउंड्री है वो समुद्र तट से नहीं लगती है। तो इसके अंदर हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, गोवा। भारत के गोवा राज्य की समुद्र तटीय जो सीमा है वो सबसे छोटी है। भारत के 9 राज्य हैं और 4 केंद्र शासित प्रदेश है जिनकी समुद्री सीमा बनती है। तो ये कौन कौन से हैं? गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल। ये 9 राज्य और 4 केंद्र शासित प्रदेश हैं जो समुद्र तट के साथ में सीमा बनाते हैं या अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 50। भारत कुल लोहे निर्यात का कितना प्रतिशत जापान को निर्यात करता है? यानी कि भारत है ये कुल लोहा जो निर्यात होता है उसका कितना प्रतिशत है जापान को निर्यात करता है? ऑप्शन ए 70%, बी में 68.7%, सी में 59.78% और डी में 45%। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी 68.7%। 68.7% है ये लोहा निर्यात करता है जापान को भारत अपने कुल लोहे का। भारत कुल लोहे का निर्यात 68.7% जापान को निर्यात करता है। वर्तमान में भारत का लगभग 95% लोहा 5 राज्यों, कौन कौन से राज्य हैं? 5 राज्य हैं जिसके अंदर 95% लोहा है वो उत्खनित होता है। कितने राज्यों के अंदर? 5 राज्यों के अंदर। और ये 5 राज्य कौन कौन से हैं? ओडिशा, गोवा, छत्तीसगढ़, झारखंड और कर्नाटक। कौन कौन सा? ओडिशा, गोवा, छत्तीसगढ़, झारखंड और कर्नाटक के अंदर सबसे ज़्यादा 5 राज्य जहाँ से 95% लोहे का क्या होता है? खनन होता है या उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 51। भारत किसका सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता है? ऑप्शन ए है चीनी, बी में है चाय, सी में कहवा और डी में है धान। कहवा कॉफी को बोलते हैं। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, चाय। चाय है इसका सबसे बड़ा भारत उत्पादक और उपभोक्ता भी है, यानी कि कंज्यूम भी भारत में सबसे ज़्यादा होते हैं। यानी कि चाय के नशेड़ी भारत के अंदर ही सबसे ज़्यादा होते हैं। चाय के जो रसिया बोलते हैं ये भारत के अंदर ही सबसे ज़्यादा होते हैं। इनकी रेट भारत के अंदर ही, यानी कि कंज्यूमर उपभोक्ता भारत के अंदर ही सबसे ज़्यादा है और उत्पादन भी है भारत ही सबसे ज़्यादा चाय का करता है। तो राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, चाय। भारत देश में चाय उत्पादन में जो भारत का असम राज्य है, असम राज्य है भारत का, ये चाय उत्पादन के अंदर प्रथम स्थान पर है। भारत के अंदर प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है चाय उत्पादन में? असम। और असम में सुरमा घाटी है और धनसेरी घाटी, यहाँ पर चाय है वो प्रख्यात मात्रा के अंदर उत्पादित की जाती है। ध्यान रखना आपको, असम के अंदर सुरमा घाटी और धनसेरी घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 52। हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करती है? जो हीराकुंड परियोजना है, हीराकुंड बांध परियोजना कौन सी नदी के जल को प्रवाहित होने में नियंत्रित करती है? ऑप्शन ए नर्मदा, बी में तापी, सी में महानदी और डी में कृष्णा। तो राइट आंसर होगा हमारा हीराकुंड बांध है वो कौन सी नदी पर है? ऑप्शन नंबर सी, महानदी पर। कौन सी नदी पर है? महानदी पर। महानदी पर हीराकुंड बांध है। हीराकुंड परियोजना महानदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करती है। ये परियोजना कहाँ पर है? उड़ीसा राज्य के अंदर। अगर आपको पूछा जाए हीराकुंड बांध परियोजना कहाँ पर है? उड़ीसा के अंदर, महानदी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 53। भारत की भूगर्भीय संरचना में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती है? यानी कि भारत का जो भूगर्भ है, इस भूगर्भ के अंदर कौन कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं? ऑप्शन ए है प्राचीनतम, बी में है नवीनतम, सी में है ए व बी दोनों और डी में स्पष्ट नहीं। तो राइट आंसर क्या होगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी, प्राचीनतम और नवीनतम दोनों ही प्रकार की जो चट्टानें हैं वो भारत के भूगर्भ के अंदर पाई जाती हैं। और इनको हम कैसे पहचानते हैं? भूगर्भीय संरचना की जानकारी क्षेत्र के विभिन्न भागों में मिलने वाली चट्टानों की प्रकृति एवं उसके स्वरूप से प्राप्त होती हैं। भारत की भूगर्भीय संरचना में प्राचीनतम एवं नवीनतम दोनों प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। और भूगर्भीय संरचना के अंदर कौन से भागों से ये जानकारी मिलती है? तो ये मिलती है चट्टानों की प्रकृति और उसके स्वरूप से। चट्टानों के स्वरूप और उनकी प्रकृति से ही हम ये पता लगा सकते हैं कि भूगर्भीय संरचना के अंदर जो चट्टानें हैं वो प्राचीनतम हैं या नवीनतम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 54। भारत में राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र NRCAH
RCAH राष्ट्रीय शुष्क बागवानी अनुसंधान केंद्र, ये कहाँ पर स्थित है? बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बीकानेर के अंदर ये स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने 1993 में बीकानेर में राष्ट्रीय शुष्क उद्यानिकी अनुसंधान केंद्र की स्थापना की। ये कब स्थापित हुई थी? 1993 के अंदर राष्ट्रीय शुष्क उद्यानिकी अनुसंधान केंद्र की स्थापना की गई 1993 के अंदर। कहाँ पर? बीकानेर के अंदर। बीकानेर के अंदर। कहाँ पर? बीकानेर के अंदर। और जिसे 27 सितंबर 2000 में क्रमोन्नत कर केंद्रीय शुष्क, इसको राष्ट्रीय शुष्क उद्यानिकी अनुसंधान केंद्र के रूप में स्थापित किया गया था 1993 में, लेकिन 27 सितंबर 2000 में क्रमोन्नत कर केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान में परिवर्तित कर दिया गया। यानी कि इसको केंद्रीय शुष्क बागवानी संस्थान में परिवर्तित कब किया गया? 27 सितंबर 2000 को। और इससे पहले 1993 के अंदर इसको राष्ट्रीय शुष्क उद्यानिकी अनुसंधान केंद्र के रूप में स्थापित किया गया था। यहाँ अर्ध शुष्क बागानी फसलों पर अनुसंधान कार्य किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 55। भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी कौन सी है? ऑप्शन ए लाल, बी में है काली, सी में जलोढ़ और डी में लेटेराइट। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जलोढ़ मिट्टी है वो सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है भारत के अंदर। जलोढ़ भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण मिट्टी है। ये उर्वरता यानी कि इसके अंदर जो उपजाऊपन है वो सबसे ज़्यादा होता है। इसकी दृष्टि से, उर्वरता की दृष्टि से काफ़ी अच्छी मानी जाती है। इसमें पोटास, फास्फोरिक अम्ल, चूना एवं कार्बनिक तत्वों की बहुलता होती है। इसमें धान, गेहूँ, मक्का, अगर आपको पूछा जाए तो जलोढ़ मिट्टी है वो कौन सी फसल के लिए उपयोगी है, तो ये धान के लिए, इसके बाद में गेहूँ के लिए और मक्के के लिए और तिलहन। तिलहन से आप समझते हैं ऐसे फसल या ऐसे उत्पाद जिनसे तेल निकाला जाता है, तिलहन। और उसके बाद में दलहन, जिनसे दाल बनाई जाती है, वो दलहन कहलाते हैं। ये सभी प्रकार की फसलें हैं, ये जलोढ़ मिट्टी के अंदर उगाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 56। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ चक्रवातों को कहते हैं। यानी कि राजस्थान में जो पश्चिमी विक्षोभ चक्रवात आते हैं उनको क्या कहते हैं? लू, गरज, बौछार, मावट और ओलावृष्टि। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, ये पश्चिमी जो विक्षोभ चक्रवात हैं ये सर्दियों के दिनों में आते हैं और इनको मावट कहते हैं। और राजस्थान के अंदर होने वाली सर्दियों के समय में, शीतकाल के अंदर होने वाली वर्षा को मावट कहते हैं। शीतकाल में उत्तर पश्चिमी हवाओं, भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों से राज्य के उत्तरी एवं पश्चिमी भागों में होने वाली हल्की वर्षा स्थानीय भाषा में क्या कहलाती है? मावट कहलाती है। इसका उद्गम स्थल भूमध्य सागर है। अगर आपको पूछा जाए मावट का उद्गम स्थल कहाँ है, मावट का उद्गम स्थल अगर पूछा जाए तो आपको बताना है मावट का उद्गम स्थल कहाँ पर है? भूमध्य सागर। ये भूमध्य सागर से उत्पन्न होती है। कहाँ से होती है? भूमध्य सागर से उत्पन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए क्वेश्चन नंबर 57। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान है? ऑप्शन ए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, बी में मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क, सी में रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान और डी में राष्ट्रीय मरु उद्यान। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान, जो राष्ट्रीय उद्यान सबसे छोटा है राजस्थान का। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान NH 11 पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? NH 11 पर स्थित है। और इसके बाद में ये भरतपुर के निकट है। कहाँ पर है? भरतपुर के निकट है। और 28.73 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र के अंदर ये क्या है? फैला हुआ है। इसकी स्थापना 1956 में हुई थी। स्थापना अगर आपको पूछा जाए तो 1956 में इसकी स्थापना की गई। 27 अगस्त 1981 को 1981 को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला है। अगर इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिला ये पूछा जाए तो 27 अगस्त 1981 को ये इनको दर्जा मिला गया था। और यहाँ पर चीतल, सांबर, जरख, गीदड़, जंगली बिल्ली, सियार आदि वन्य जीव मिलते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान के अंदर कौन कौन से जीव मिलते हैं? चीतल, सांबर, जरख, गीदड़, जंगली बिल्ली, सियार आदि जो वन्य जीव हैं वो मिलते हैं यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
राजस्थान में निर्यात प्रोत्साहन हेतु राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद का गठन कब किया गया? तो इसका गठन किया गया 25 अक्टूबर 2019 को, 8 नवंबर 2019 को, 16 दिसंबर 2019 को और 26 जनवरी 2020 को। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है वो हमारा राइट आंसर है, 8 नवंबर 2019 को। राज्य में निर्यात प्रोत्साहन हेतु राजस्थान निर्यात संवर्धन परिषद 8 नवंबर 2019 को स्थापित की गई। राजस्थान निर्यात संवर्धन समन्वय परिषद 25 अक्टूबर 2019 का गठन किया गया। ये आपको ध्यान रखना, ये समय के साथ में आपको अपडेट लेना है इनसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 59 नंबर क्वेश्चन है, राजस्थान में वर्तमान में अकुशल श्रमिकों के लिए न्यूनतम मजदूरी प्रतिदिन अधिसूचित की गई है। यानी कि राजस्थान में वर्तमान में अकुशल जो श्रमिक हैं उनके लिए न्यूनतम मजदूरी प्रतिदिन क्या निर्धारित की गई है? ऑप्शन ए 252 रुपये, बी में 213 रुपये, सी में 253 रुपये और डी में 240 रुपये। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 252 रुपये। राजस्थान में न्यूनतम मजदूरी 1 जुलाई 2021 में घोषित की गई और यहाँ पर एक कुशल जो श्रमिक हैं उनको 252 रुपये प्रतिदिन दिया जाता है। अर्ध कुशल श्रमिक को 264 रुपये, कुशल श्रमिक को 276 रुपये और इसके बाद में उच्च कुशल श्रमिक को 326 रुपये प्रदान किए जाते हैं। तो उक्त दरें 1 जुलाई 2020 से मानी गई है या लागू की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 60, राजस्थान रिफाइनरी पचपदरा के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? ए HPCL तथा राजस्थान सरकार का संयुक्त उपक्रम है। इसमें HPCL का हिस्सा 80% तथा राजस्थान का हिस्सा 20% है। इसकी परियोजना लागत 43,129 करोड़ रुपए है। यह देश की पहली ऐसी परियोजना है जिसमें रिफाइनरी व पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स का सम्मिश्रण है। तो इसमें राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। इसमें HPCL का 80% हिस्सा है और राजस्थान का 20% हिस्सा इसके अंदर सम्मिलित है। राजस्थान रिफाइनरी पचपदरा बाड़मेर HPCL तथा राजस्थान सरकार का संयुक्त उपक्रम है। इसमें HPCL का हिस्सा 74.7% तथा राजस्थान का हिस्सा 26% है। यह देश की पहली ऐसी परियोजना जिसमें रिफाइनरी व पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का सम्मिश्रण भी किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 16, राजस्थान में अकाल पड़ने पर लोग मुख्यतः किस राज्य की ओर पलायन करते हैं? तमिलनाडु, गुजरात, पश्चिम बंगाल और झारखंड। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में है गुजरात। गुजरात के अंदर राजस्थान में अकाल पड़ने पर लोग मुख्यतः किस राज्य की ओर पलायन करते हैं? गुजरात की ओर। अकाल पड़ने पर राज्य के सूखा पर्णव क्षेत्र में रहने वाली लगभग 70% जनसंख्या, जिसका प्रमुख आधार कृषि एवं पशुपालन है, बेरोजगार हो जाती है। इस दौरान राज्य के किसान या तो निकटवर्ती कस्बों एवं शहरों में मजदूरी के लिए चले जाते हैं या फिर अन्य राज्यों में कृषि एवं मजदूरी हेतु चले जाते हैं। ये लोग मुख्यतः गुजरात, मध्य प्रदेश, पंजाब एवं हरियाणा राज्यों की ओर पलायन करते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 62, राजस्थान का कौन सा भौतिक प्रदेश खाद्यान्न का कटोरा भी कहलाता है? तो दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश, अरावली पर्वत श्रेणी प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश और डी में है बनास बेसिन। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी मैदानी प्रदेश, जहां पर 23% भूभाग है और पूर्वी मैदान का विस्तार है। यहाँ जलोढ़ एवं दोमट मिट्टी है। अगर आपको पूछा जाए तो यहाँ पर जलोढ़ दोमट मिट्टी पाई जाती है। इस मैदान का निर्माण चंबल, बनास, बाणगंगा, माही एवं इसकी सहायक नदियों द्वारा हुआ है। ये राज्य का सबसे उपजाऊ क्षेत्र है जहाँ सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादित होता है। इस कारण इसे खाद्यान्न का कटोरा कहा जाता है। यह आपको ध्यान रखना है। खाद्यान्न का कटोरा किसे कहा जाता है? पूर्वी मैदान को। खाद्यान्न का कटोरा पूर्वी मैदान को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शेर पर्वत चोटी की ऊंचाई क्या है? शेर, जरगा, ये जो पर्वत चोटियां हैं अरावली पर्वतमाला की, इनके अंदर शेर की जो ऊंचाई है वो क्या है? 1722 मीटर, 1597 मीटर, 1380 मीटर और 1496 मीटर। तो इसके अंदर राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी के अंदर दिया है 1597 मीटर, 1722 मीटर है वो गुरु शिखर की है। राजस्थान की सर्वोच्च चोटी, ऊंची पर्वत चोटी शेर सिरोही जिले के अंदर स्थित है। अगर आपको पूछा जाए शेर जो चोटी है पर्वतमाला, अरावली पर्वतमाला की, ये कहाँ पर स्थित है? सिरोही के अंदर।
इसकी ऊंचाई 1597 मीटर है। राजस्थान की सर्वोच्च पर्वतचोटी गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। ये आपको ध्यान रखना है, एग्जाम के अंदर गलत नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 64, राजस्थान के निम्न जिलों में से कौन से एक जिले में अरावली पहाड़ी का विस्तार नहीं है? सीकर के अंदर, जालोर में, झुंझुनू, अलवर। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जालोर के अंदर अरावली पर्वतमाला का विस्तार नहीं है। बाकी सीकर, झुंझुनू, अलवर इन सभी के अंदर है, क्योंकि ये जो मैप है इस मैप के अंदर ये ऐसे निकली हुई है, तो इसके अंदर सारे के सारे जो पर्वतमाला है इसके अंदर पड़ते हैं। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला की अवस्थिति दक्षिणी पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर है। अरावली पर्वतमाला का विस्तार राज्य के उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, सीकर, झुंझुनू, अजमेर, सिरोही, अलवर तथा पाली एवं जयपुर के कुछ भाग इसके अंदर सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश क्या है? 23 डिग्री 3 मिनट दक्षिणी, 23 डिग्री 30 मिनट दक्षिणी, और 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी, और 23 डिग्री 30 मिनट उत्तरी। तो इसका राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी। ये राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश है। राजस्थान का विस्तार 23 डिग्री 03 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश एवं 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 70 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य स्थित है। राजस्थान का अधिकांश भाग कर्क रेखा 27.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश के उत्तर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 66, निम्नलिखित में से कौन सा बालू का स्तूप मंद पवनामुखी ढाल व तीव्र पवनामुखी ढाल वाला होता है? अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ, बरखान और नेबखा। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, बरखान। बरखान अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप एवं मंद पवनामुखी ढाल व तीव्र पवनामुखी ढाल वाला होता है। यह बालू का स्तूप मरुस्थल के उत्तरी भागों, विशेषकर श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर एवं चूरू जिलों में श्रृंखलाबद्ध रूप से मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 67, लाल दोमट मिट्टी पाए जाने वाला जिला है? लाल दोमट मिट्टी सिरोही, कोटा, डूंगरपुर और बीकानेर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, डूंगरपुर। डूंगरपुर है, यहाँ पर लाल दोमट मिट्टी पाए जाने का एक दावा किया गया है। लाल दोमट मिट्टी लाल लोमी मिट्टी भी कहलाती है। राजस्थान के उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा तथा चित्तौड़गढ़ के कुछ भागों में ये मिट्टी पाई जाती है। लोहे ऑक्साइड की अधिकता होने के कारण से, ये लाल मिट्टी होने का कारण क्या है? लोहे ऑक्साइड है, उसकी अधिकता होती है, इसकी मात्रा ज़्यादा होती है, इस कारण इस मिट्टी का रंग लाल होता है। ये मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस तथा कैल्शियम के लवणों की कमी एवं लोहे तत्वों तथा पोटास के तत्वों की अधिकता होती है। ये आपको ध्यान रखना है, कंपोजिशन इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 68, राजस्थान में ग्रामीण एवं शहरी छात्र छात्राओं को व्यावसायिक व तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने हेतु छात्रों और अभिभावकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कौन सी योजना प्रारंभ की गई? ऑप्शन ए है ज्ञान सागर क्रेडिट योजना, स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड योजना, सहकारी किसान कल्याण योजना और मेधावी छात्र पुरस्कार योजना। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान सागर क्रेडिट योजना। ज्ञान सागर क्रेडिट योजना के अंदर क्या है? राज्य में ग्रामीण एवं शहरी छात्र छात्राओं को व्यावसायिक व तकनीकी पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने एवं छात्रों और अभिभावकों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से ज्ञान सागर क्रेडिट योजना प्रारंभ की गई। भारत में शिक्षा प्राप्त करने पर ऋण की अधिकतम सीमा 6 लाख रुपए तथा निवेश में 10 लाख रुपए निर्धारित की गई है। तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से क्वेश्चन अगर बने, छात्राओं को ब्याज दर में 0.50% छूट का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69, राजस्थान में काले हिरण एवं कुरजा पक्षी के लिए प्रसिद्ध अभ्यारण्य है? राष्ट्रीय मरु उद्यान, तालछापर अभ्यारण्य, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान और टाटगढ़ रावली उद्यान। तो इसके अंदर राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी में क्या है? तालछापर अभ्यारण्य। 1971 में चूरू जिले की सुजानगढ़ जो तहसील है, यहाँ पर 8 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में स्थापित तालछापर अभ्यारण्य काले हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। तालछापर जो अभ्यारण्य है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? काले हिरणों के लिए। काले हिरणों के लिए ये प्रसिद्ध है एवं प्रवासी पक्षी कुरजा के लिए प्रसिद्ध है। ये अभ्यारण्य में तालछापर झील हैं। वर्षा काल में यहाँ पर मोचिया साइप्रस रोटंडस नामक नर्म घास उगती है। रोटंडस नामक ये जो नर्म घास है ये यहाँ पर उगती है, इसका आपको ध्यान रखना है। मोचिया साइप्रस रोटंडस नामक नर्म घास ये कहाँ पर उगती है? तो ये तालछापर अभ्यारण्य के अंदर
राजस्थान के किन नगरों को एनसीआर के काउंटर मैनेजमेंट सिस्टम सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है? जयपुर व कोटा, जैसलमेर व बाड़मेर, श्री गंगानगर व हनुमानगढ़, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए, जयपुर व कोटा। राज्य के जयपुर एवं कोटा महानगरों को एनसीआर के काउंटर मैग्नेट सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है। उल्लेखनीय है कि राज्य के अलवर एवं भरतपुर जिलों को एनसीआर में सम्मिलित किया गया है। जयपुर व कोटा है जो एनसीआर के काउंटर मैग्नेट सिटी का दर्जा प्रदान किया गया है, और इसके अलावा अलवर व भरतपुर जिलों को एनसीआर में सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कुसखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के किस जिले में स्थित है? अजमेर, बीकानेर, अलवर और जयपुर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, अलवर के अंदर। कुसखेड़ा औद्योगिक क्षेत्र राजस्थान के अलवर जिले की तिजारा तहसील में स्थित है। यह क्षेत्र दिल्ली एनसीआर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी है वो हमारा राइट आंसर है। कुसखेड़ा औद्योगिक केंद्र कहाँ पर है? अलवर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 72। क्वेश्चन नंबर 72 है, अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु उपखंड में सम्मिलित है उदयपुर व भीलवाड़ा, डूंगरपुर व बांसवाड़ा, जयपुर, अजमेर, टोंक व दौसा, और अलवर, भरतपुर व धौलपुर। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, जयपुर, अजमेर, टोंक व दौसा। जयपुर, अजमेर, टोंक व दौसा, जहाँ पर अर्धशुष्क पूर्वी मैदानी कृषि जलवायु उपखंड में सम्मिलित है ये। नेक्स्ट, राजस्थान को कृषि जलवायुवीय दृष्टि से 10 खंडों में बांटा गया है। अर्धशुष्क पूर्वी मैदान कृषि जलवायु खंड में जयपुर, अजमेर, टोंक एवं दौसा जिले सम्मिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 73, जवाई परियोजना से लाभान्वित नहीं होने वाला जिला है, यानी कि जो जवाई बांध परियोजना है, ये परियोजना से कौन सा जिला लाभ नहीं उठा पा रहा है? जालौर, पाली, बाड़मेर और जोधपुर। तो राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी क्या है? बाड़मेर। जवाई परियोजना का जो लाभ है वो बाड़मेर जिला नहीं ले पा रहा है। पाली जिले में स्थित जवाई बांध मारवाड़ के अमृत सरोवर के नाम से जाना जाता है। मारवाड़ का क्या है? अमृत सरोवर। ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए। ये बांध लूनी की सहायक नदी जवाई पर 1956 में बनाया गया। कब बनाया गया? 1956 में बनाया गया जवाई नदी पर। इससे जालौर व पाली जिले को सिंचाई सुविधा तथा जोधपुर व पाली को पेयजल उपलब्ध होता है। तो अभी आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 74, ग्रामीण क्षेत्र के बेरोजगारों को रोजगार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 1980-81 में निम्न में से कौन सा कार्यक्रम प्रारंभ किया गया? ग्रामीण युवा रोजगार कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम और कुटीर ज्योति कार्यक्रम। तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम है ये इसका राइट आंसर होगा। राष्ट्रीय क्षेत्र ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को रोजगार के अतिरिक्त अवसर उपलब्ध कराने एवं भूमिहीन कृषक परिवारों के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन के रोजगार की गारंटी देने के उद्देश्य से 1980-81 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम NREP प्रारंभ हुआ था। तो इसके लिए इसका नॉमिनेट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 75, काजरी शोध संस्थान कहाँ स्थित है? काजरी शोध जो संस्थान है ये अजमेर में, जोधपुर में, उदयपुर में और जयपुर में। राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी है जोधपुर के अंदर ये काजरी शोध संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम इसी का मरुस्थल के, ये लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का। मरुस्थल के प्रसार को रोकने हेतु जोधपुर स्थित काजरी सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कार्यरत है। इसकी स्थापना 1952 के अंदर की गई। ये आपको ध्यान रखना है, अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए तो 1952 के अंदर। ये हो गई हमारी आज की ये क्लास कंप्लीट, जिसके अंदर 75 क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं। अगर यहाँ से आपको कुछ भी समझ में अगर नहीं आया हो या कोई भी अमेंडमेंट अगर आप यहाँ से चाहते हैं तो आप अपने टेलीग्राम चैनल BL एजुकेशन एंड मोटिवेशन पर ज़रूर कमेंट करके बताएं। इस वीडियो का जो कमेंट बॉक्स है उसके अंदर भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। और आप इस सीरीज़ के अंदर बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आप लास्ट तक बने रहें और हमारे प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करें, अपने प्लेटफॉर्म का हिस्सा बने। मरुस्थल के प्रसार को रोकने हेतु जोधपुर स्थित काजरी है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कार्यरत है। इसकी स्थापना 1952 में की गई थी। आपको ध्यान रखना है कि इसकी स्थापना कब हुई थी? 1952 के अंदर। तो ये
आई होप आपको समझ में आया होगा, आपको इंटरेस्टिंग लगा होगा ये सेशन। हम तो इसको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।